Okay, I'm going to share the screen. तो इससे पहले मैं आपको म्यूट करने लगा हूं ताकि डिस्टॉर्शन ना हो। सो होपफुली आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखना है रैंडम वेरिएबल। अभी थोड़ी देर पहले आप काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में। सो नो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। रैंडम वेरिएबल आपको याद है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट से निकला है। रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने प्रोबेबिलिटी में देखा था जहां पे अनसर्टेनिटी आती है। तो random variable x is a quantity whose values cannot be predicted with certainty, जिसको हम सर्टेन ना हो, अनश्योर हो, प्रोबेबिलिटी हो जिसके अंदर। तो ऐसा वेरिएबल जो दूसरे लफ्जों में प्रोबेबिलिटी को मेजर करता है उसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। फॉर एवरी रियल नंबर a द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू a, हम इसको कुछ इस अंदाज में लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू a in a trial is well defined. In practice, engineers are often concerned with two broad type of variables. अभी थोड़ी देर सेशन 1 में हमने डिस्कस किया था। One is continuous, other one is discrete. So two types of probability distributions. One is discrete random variable and their distributions, and other one is continuous random variable and their distributions. And some distributions, that discrete distributions are in fact arise from counting, experiment solving counting. Examples such as road deaths, car productions, aircraft sales, ये सारे counting से मिलते हैं. While continuous distributions arise from experiments involving measurement. For example, voltage, Korean, and oil pressure, etc. Okay, discrete random variable and probability distribution. A random variable x and its distribution are said to be discrete if the values of x can be represented as an order list. ये कुछ वैल्यूज अगर हम कह दें तो ये काउंटिंग से मिलेंगी तो जिसमें ऑर्डर होगा, ये फर्स्ट वैल्यू, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड सो ऑन। अब हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब x1 फर्स्ट वैल्यू की कितनी प्रोबेबिलिटी है, दैट इज p1, x2 की कोई प्रोबेबिलिटी है, दैट इज p2, x3 की कोई प्रोबेबिलिटी है, दैट इज p3 एंड सो ऑन। सो इन जनरल अगर हम लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ xi इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ pi. For example, number of times a particular machine fails during the course of one calendar year is discrete random variable. Okay, तो नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम में मशीन जो है वो फेल हो रही है अपना काम करने में, तो कितनी दफा, तो ये काउंटिंग से मिलेगा हमें। ये एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। मोर जनरली अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एक्स, इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी आई इफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, अदरवाइज इज इक्वल टू जीरो। कि अब x जब 1 होगा तब इसकी कोई प्रोबेबिलिटी होगी, x2 के लिए भी होगी, 3 के लिए भी होगी, लेकिन इन बिटवीन नहीं हो सकती, 1.5, 2.5, 3.5, इसलिए अदरवाइज के लिए हमने कहा जीरो। अब आपने देखा कि यहाँ प्रोबेबिलिटीज काफी ज्यादा है, जितने वेरिएबल्स की वैल्यू है, अगर वैल्यूज लेट्स सपोज 3 है तो उसके हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक एक प्रोबेबिलिटी होगी। अगर वेरिएबल्स की वैल्यूज 10 है तो वी हैव 10 प्रोबेबिलिटीज। तो हमारे पास दो कॉलम्स हुआ करेंगे, एक x, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ओके, एक तरफ x, x1, x2, x3, दूसरी तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x, p1, p2, p3। और अगर हम सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप करें ना तो आंसर 1 आएगा।
क्योंकि हमें देखा था कि प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के इन बिटवीन आता है, तो जब कभी भी सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो आंसर वी विल गेट 1. So the distribution function f of x, sometime called the cumulative distribution function, is obtained by taking sum as defined as f of x is equal to summation f of xi. और f of xi मैंने कह दिया कि xi less or equal to x, कि x की वैल्यूज xi से less or equal है, और f of xi this is equal to summation p of i. We sum the probabilities p of I for which xi is less than or equal to x. This gives a step function which jumps to the size pi at each value of xi. The step function is defined for all values, not just values xi of x. थोड़ी देर में यहाँ पे रुकता हूँ और आपको स्टेप फंक्शन का पढ़ाता हूँ. जैसे मैंने देखा कि अब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल काउंटिंग से मिलता है. 1 से हम जंप करके जाते हैं 2 पे, 2 से हम जंप कर जाते हैं 3 पे, 3 से जंप कर जाते हैं 4 पे, और बीच में सारी वैल्यू छोड़ देते हैं. इसीलिए कहता है कि दिस गिव्स ए स्टेप फंक्शन दैट जंप्स ऑफ साइज पी आई. तो वो पी आई के साथ ये क्या करता है, वैल्यूज को जंप करता है एट ईच वैल्यू ऑफ एक्स आई. Okay, so here is the key point of this discussion. What is this? Probability distribution of a discrete random variable. Let x be a random variable associated with an experiment. अब random variable किसी न किसी experiment से associate होगा. Let the values of x be denoted by, ये इसकी x values हैं x1 से लेकर xn तक, and let p is probability of xi with the probability that xi occurs. Okay, we have two necessary conditions for a valid probability distribution. तो सबसे पहले अभी और probability distribution बनाई नहीं है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि दो valid conditions होनी चाहिए for the probability distributions. The one is probability is always greater or equal to 0. तो हमें पता है कि probability या तो 0 होगी जिसके chances नहीं होते. जैसे मैं कहूँ what is probability of 7 rolling a dice, तो अब 7 तो नहीं आ सकता, इसके chances 0 हैं. ओके, तो प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. दूसरी मैंने जो बात की थी कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है उन सबको सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1. दिस विल गिव्स यूनिटी. ये तमाम चांसेस कवर अप हो जाएंगे, क्योंकि 1 हमने कहा था श्योर इवेंट. तो इसमें अब कोई ना कोई एक चांस तो होगा. जैसे एक कॉइन को टास करें, हेड आता है टेल, तो हेड आने के चांस, टेल आने के चांस को ऐड करें तो आंसर 1 आता है. तो दोनों में से कोई एक चांस तो आएगा. इसलिए जब भी हम प्रोबेबिलिटीज को सम करेंगे, that will give you 1, exactly 1. Note that n be uncountable large. n के बारे में कहता है कि n एक ऐसा नंबर है जो बहुत ज्यादा भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है. n नंबर, n यहाँ पे जितना आप इसको बढ़ा सकते हैं बढ़ा दें. These two statements are sufficient to guarantee that probability of xi is less or equal to 1. तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि समेशन क्योंकि 1 है, तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज वो क्या है, वो लेस और इक्वल टू 1 हो जाएंगी फॉर ऑल xi. सो दिस इज द टू बेसिक डेफिनेशन कंडीशंस फॉर द probability distribution of a discrete random variable. Example: Turbo Generators PLC manufacture 7 turbines for a customer. 3 of these turbines do not meet the customer specification. Okay, quality control inspector choose 2 turbines at random. Let the discrete random variable is x be defined with the number of turbines inspected which meet the customer's specification. Find the probability that x takes the value 0, 1 or 2. Find and graph the cumulative distribution function. So this is the question. एक टर्बो जनरेटर कंपनी है जो कि 7 टर्बाइंस को उसने मैन्युफैक्चर किया और उसमें से हमने 3 टर्बाइंस सेलेक्ट किए हैं. क्वालिटी कंट्रोल जो इंस्पेक्टर है वो 2 टर्बाइंस को सिलेक्ट करता है एट रैंडम. तो इसमें आप डिस्क्रीट वेरिएबल बता दिया गया है कि डिस्क्रीट वेरिएबल है नंबर ऑफ टर्बाइंस इंस्पेक्टेड.
which met the customer's specification, कि हमने x वो वेरिएबल लिख लिया जो इंस्पेक्टर की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है। अब देखें, पहला ऑप्शन ये है कि जो दोनों उसने टरबाइन सेलेक्ट की वो दोनों की दोनों उसके एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रही थी, इसलिए x की पहली वैल्यू आई 0। नो वन इज एक्सपेक्टेड। ये अब x आपने खुद बनाना भी होगा आगे सवालों में, इसलिए ये जरा सही तरह समझ लें कि 0 क्यों आया। ये हो सकता है पहला ऑप्शन क्या है कि दोनों उसने सिलेक्ट की, दोनों में से एक भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रही। अगला ऑप्शन ये हो सकता है दोनों में से एक कर जाए, इसलिए अगली वैल्यू 1, कि दोनों में से एक जो है वो स्पेसिफिकेशन को तो मीट कर रही है, दूसरी नहीं कर रही। तीसरा ऑप्शन ये आता है 2, दोनों की दोनों लकीली ऐसी थी जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को मीट कर रही थी। तो यहाँ पे x की 3 वैल्यूज आई, 0, नो वन इज मीटिंग द कस्टमर स्पेसिफिकेशन, 1 इज मीटिंग, 2 बोथ आर। अगला काम हमने करना है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है और फिर ग्राफ भी देखनी है। आए इसकी जरा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सॉल्यूशन, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर क्लियरली 0, 1 एंड 2 व्हिच मे अकर एज फॉलोज। अगर हम देखें तो ये सैंपल स्पेस मैंने बनाई है, टरबाइन फॉल्टी टरबाइन, तो ये आपके पास पहली वैल्यू आ गई 0, टरबाइन एक फॉल्टी आ गई और एक टरबाइन आपके पास गुड आ गई 1, टरबाइन गुड टरबाइन फॉल्टी, एक गुड थी एक फॉल्टी थी 1। ये जरा ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये 1 2 दफा क्यों आया, क्योंकि वो दोनों उसने सिलेक्ट की ना। तो पहली दफा उसने कहा कि टरबाइन फॉल्टी, जो फॉल्टी टरबाइन है, और दूसरी भी दोनों टरबाइन फॉल्टी नहीं है, तो इसमें 0 उसने कर दिया। अब टरबाइन एक फॉल्टी है एक गुड है तो 1। अब ये भी हो सकता है कि पहली गुड हो दूसरी फॉल्टी हो, तो इसलिए उसके भी 1 कर दिया, और दोनों गुड हो गई इसलिए इसने 2 कर दिया। ओके, अब इनकी प्रोबेबिलिटीज देखते हैं। टोटल टरबाइंस कितनी थी? 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब हम 0 की प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो हमारे पास कितनी थी, ये वही, अब जरा आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगी हुई है, आपको जरा यहाँ से थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा कि 3/7 क्यों लिखा है। इसके लिए पहली टरबाइन उसने चेक की, टोटल टरबाइन कितनी थी जो उन्हें चेक करनी है, जो कस्टमर मीट करती है 3, और ये थी टोटल टरबाइन, ये आ गया 3/7, ये फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी। अब एक टरबाइन चेक हो गई, अगली चेक की, अब हमारे पास जो टोटल रह गई है वो 6, और जो सिलेक्ट करनी है वो 2, इसलिए अगली प्रोबेबिलिटी है 2/6। तो ये काम आप करते रहे, आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये 2/6। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें सो वी गेट 1/7। ओके, तो दिस इज 1/7। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास आ गया आपके पास 4/7। अब 3 अगर हमारे पास फॉल्टी हैं तो देखें हमने पहले गुड और फॉल्टी वाली लिखनी है, तो 4 तो गुड हो गई ना, तो इसलिए यहाँ पे 4/7 पहली प्रोबेबिलिटी आई है। और नेक्स्ट में हमारे पास आया है 3/6। अगेन एक कम हो गई क्योंकि हम एक को चेक कर चुके हैं, तो सेकंड वन हमारे पास आ गई 3/6। सिमिलरली ये अगर हमारी पहली फॉल्टी हो तो वो 3/7 और ये 4/6, ये गुड की लिखी हुई है। तो ये नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैं जरा रिपीट करता हूँ आपके लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये 4 गुड टरबाइंस, 7 टोटल नंबर ऑफ टरबाइंस। अब क्योंकि एक सिलेक्ट हो चुकी है तो अब पीछे जो 3 बचे हैं ये एक्चुअली 3 फॉल्टी बची हैं, क्योंकि हम इस वक्त केस कर रहे हैं फॉल्टी गुड वाला, ठीक है, ये वाला केस गुड और फॉल्ट 3 थी ना, लेकिन अब टोटल 6 है क्योंकि एक टरबाइन सिलेक्ट हो चुकी है। ओके, प्लस अब ये इस 1 वाला आया है टरबाइन गुड और फॉल्टी, तो इसमें 3/7 ये फॉल्ट वाली हो गई पहले, ये 3/7 आ गया आपके पास,
गुड जो टर्बाइन थी टोटल 4 थी, लेकिन एक हम सेलेक्ट कर चुके हैं, तो पीछे टोटल अब 6 बची, तो इसका आंसर आ गया 4/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 भी आ गया 1/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 आ गया 4/7। अब लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, बोथ आर गुड टर्बाइन्स। इस केस में जब फर्स्ट गुड हो गया तो 4/7 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड गुड मींस 3/6, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/7। तो हमारे पास x की वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज थी 0, 1 और 2। हमने इनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो अगर हम इन प्रोबेबिलिटीज को देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, f(0) 1/7, f(1) 4/7, f(2) 2/7। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, और अगर हम इनको ऐड अप भी करें ये, तो आपके पास टोटल जो समेशन आएगा वो डेफिनेटली 7/7 आएगा। यहाँ ये मिस्टेक है, f(2) इज इक्वल 2/7 होनी चाहिए, नॉट 7/7। ये एक्चुअली समेशन करके लिखा हुआ है। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ f of x। ये f of x एक्चुअली लिखा हुआ है, दिस इज एक्स आई लेस आर इक्वल टू एक्स, सॉरी ये समेशन के बारे में लिखा हुआ है, दिस इज ये वी आर गोइंग टू सम द प्रोबेबिलिटीज, जो अभी हमने प्रोबेबिलिटीज निकाली हैं। तो फर्स्ट 0 के लिए 1 ही आ जाएगा 1/7, 1 के लिए 0 और 1 वाली ऐड हो जाएगी तो 5/7, 2 के लिए 1/7, 5/7 और 2/7 सारी ऐड हो जाएंगी, तीनों प्रोबेबिलिटीज विच इज इक्वल टू 1। 3 आंसर हमारे पास इसके आते हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 0 सिंगल वैल्यू है इसलिए पहली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जब हम x1 के लिए करेंगे तो 0 और 1 दोनों जमा हो जाएंगे, तो टोटल ये कंबाइंड आंसर लिखा हुआ है ऐड करने के बाद। और जब हम 2 के लिए जाएंगे तो 0, 1 और 2 तीनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे, दैट्स व्हाई इट्स बिकमिंग 7/7। तो ये हमारे पास 1 आंसर है। ये हमारे पास एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है। तो आइए जरा इसका ग्राफ देखते हैं। इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। अब देखें हमारे पास 1 भी है, तो एक लाइन 1 पे है। ये कब 1 है? जब x की वैल्यू 2 थी, ये 1 प्रोबेबिलिटी। जब 1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/7 है, जब 0 है तो 1/7 है। तो मैं ज़रा इस ग्राफ को आपको सही तरह समझाता हूँ, और इससे पीछे तो ये वैल्यूज़ हैं ही नहीं ना, इसलिए 0 पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 0 से ये देखें 1/7, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान जो भी वैल्यू आएगी उसका आंसर 1/7 है। तो 1 पे इसने देखें डायरेक्ट जंप कर गया 5/7 पे, क्योंकि 1 पे आंसर 5/7 है। तो यहाँ पे ये गैप है, ये तो वैसे मैंने डैश लाइन लगाई है, ये एक्चुअली देयर इज अ गैप। 0 से 1 के बिल्कुल करीब तक वैल्यूज ये है, लेकिन एग्जैक्टली 1 के ऊपर ये जंप लगा है और वैल्यू क्या आ गई है 5/7। बिल्कुल इस तरह 1 से 2 तक ये वैल्यूज 5/7 ही रही, लेकिन एग्जैक्टली 2 पे अगेन जंपिंग है और आंसर 1 आ गया। तो इसलिए जंप्स की बात हम कर रहे थे। इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, इज लाइक ए जस्ट स्टेप्स, इसलिए भी इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ये एज लाइक ए स्टेप है। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है मीन वेरिएंस ऑफ ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने मीन और वेरिएंस पिछली क्लासेस में पढ़े डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो अब हम यहाँ पे भी मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे किसी भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये आपको फार्मूला नजर आ रहा है, दिस इज द फार्मूला फॉर अर्थमेटिक मीन। ये आपने पढ़ा हुआ है फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आई वेरीज 1 to n f i x i ओवर समेशन आई वेरीज 1 to n f i, और f i जो होता है वो n के बराबर होता है इन जनरल। तो इसको हम इस फार्मूले को ये बस मुख्तलिफ इस अंदाज में लिखा जा सकता है, ये एक और फॉर्म है लिखने की, ये एक और फॉर्म है लिखने की, तो हम इसको मुख्तलिफ अंदाज में इसको लिख सकते हैं। द क्वांटिटी एफ आई ओवर एन, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें एफ आई ओवर एन, इसको हम कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन एक्स आई। ये आपने अपने नाम याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी को नंबर्स पे डिवाइड करने को हम कहते हैं दिस इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। Relative frequency may be thought of as akin of to probabilities. Informally, we would say that chance of observing the outcome xi is fi over n.
ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कहता है कि एक्स आई के चांस ये है ना एक्चुअली। आपको पता है कि अब एक्स आई एक्स वन होगा तो ये होगा एफ वन ओवर एन, तो एन टोटल नंबर वैल्यूज है ना, तो जब ये एक तरह की प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है तो प्रोबेबिलिटी को हम चांसेस भी कहते हैं। ये कहता है कि एक्स आई के चांसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वन के चांसेस को हो जाएगा एफ वन ओवर एन, एक्स टू के चांसेस को हो जाएगा एफ टू ओवर एन। तो ये एक तरह से ये चांसेस ही हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज चांस ऑफ ऑब्जर्विंग द आउटकम्स। Okay, formally we consider what happens as the number of experiment becomes very large. और अगर हम experiments ज़्यादा करते जाएं, in order to give meaning to the quantity fi over n, we consider the limit of the quantity. जब n goes to infinity, so this will goes to zero. क्योंकि जब भी हम infinity पे divide करेंगे, this will vanish out. Replacing fi over n with the probability pi. क्योंकि fi over n हमने देखा था कि ये क्या है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, तो फिर हम कहते हैं यहाँ पे इसको हम बेहतर है कि प्रोबेबिलिटी से रिप्लेस कर दें। या दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं और मैंने कहा था कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि n जो नीचे वाली टर्म में 1 होगी जब हम प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं। तो दोनों तरह से इस बात को समझा जा सकता है। की पॉइंट, इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन। जैसे अभी आपने एक्सपेक्टेशन का लफ्ज भी सुना जी, जनरल लफ्ज है एक्सपेक्टेशन। जैसे हमने कहा कि जो क्वालिटी इंस्पेक्टर होगा वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, तो एक्सपेक्टेशन जो है इसको हम कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसने इसको आपने इसको रिमेंबर भी करना है और समझना भी है कि एक्सपेक्टेशन से क्या मुराद है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल, और इसकी ये कुछ वैल्यूज हैं, जैसे आपने प्रीवियस देखा 0 1 2 थी, तो इसी तरह इसकी कुछ वैल्यूज है x1 से लेकर xn तक, और p इसकी प्रोबेबिलिटीज हैं। द मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्सपेक्टेशन, तीन नाम है भाई इसके। द वन इज मीन, द अदर वन इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, और तीसरा हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x, विच इज रिटन एज एक्सपेक्टेशन ऑफ x, e ऑफ x, लेकिन पढ़ते हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x है। ये बराबर किसके होता है? ये बराबर है सिंपल xi प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, कि हम xi को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे पिछली वैल्यू 0 थी, 0 को हम उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें, 1 को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें, और एट द एंड एडिशन करें। दिस विल कम्स आउट टू बी एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्सपेक्टेशन ऑफ x, या फिर इसको मीन भी कहते हैं। अगेन मीन इसलिए कहते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, क्योंकि नीचे तो होना चाहिए ना समेशन ऑफ pi, तो वो 1 है। तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम हमने कहा था डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1 होता है। ओके, फैसल कुछ सवाल करना चाह रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ फिर आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। फैसल बशीर, मैं आपकी तरफ आता हूँ फिर। ओके, द एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज द वैल्यू ऑफ x विच वी एक्सपेक्ट ऑन एवरेज। इन सिमिलर वे वी कैन write down the expected value of the function g of x as e of g of x, the value of g of x we expect on average। ये थोड़ी सी आपको अभी मैं नोटेशंस सिखा रहा हूँ कि x अगर हो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इस तरह लिखते हैं, अगर x की जगह कोई और फंक्शन हो लाइक लेट्स सपोज g of x, तो उसकी एक्सपेक्टेशन को हम एक्सपेक्टेशन ऑफ g of x कह सकते हैं। ओके, एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ x बिल्कुल उसी तरह जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ x यहाँ पे xi था, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ x आ जाएगा g ऑफ xi into f of xi समेशन के साथ। एग्जांपल मैंने आपको दिया, जैसे x स्क्वायर हो तो यहाँ पे बस xi का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा xi की बजाय xi स्क्वायर f of xi। द वेरिएंस इज यूजुअली इज दिस वन, क्योंकि हमने देखा था कि हमने लास्ट टाइम देखा था म्यू जो होता है वो मीन होता है, और सिग्मा स्क्वायर आपके पास वेरिएंस आ जाता है। तो वेरिएंस भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो हम क्योंकि एग्जैक्टली अब वेरिएंस की तरफ जाने लगे हैं। सो दिस इज द वेरिएंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट मीन। आपको याद होगा वेरिएंस अबाउट मीन हमने देखा था xi माइनस x बार होता था, या यहाँ पे मैंने म्यू लिखा हुआ इसका स्क्वायर, ये वही चीज है, वही। ठीक है, ये अबाउट ओरिजिन है, क्योंकि इसमें x के साथ कोई चीज माइनस नहीं हो रही, वो अबाउट ओरिजिन है, ये वाला अबाउट मीन है। सो सिग्मा स्क्वायर, दिस इज द एक्सपेक्टेड
एक्सपेंडेड इसको हम एक्सपेंड कर लें, दिस विल गिव्स द वैल्यू, दिस इज द वेरिएंस। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं रैंडम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, द वन इज मीन, अदर वन इज वेरिएंस। so this is your variance in fact, so variance is equal to the mean of the square minus to the square of the mean। ये वही डेफिनेशन है जो हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ी थी, और ये मैंने इसको समराइज किया है कि अगर x एक एक्सपेक्टेड वेरिएबल रैंडम वेरिएबल हो तो दिस इज द वेरिएंस p of i xi minus mu होल स्क्वायर, ये वेरिएंस होगा। ये भी आपको फार्मूला आप याद रखना पड़ेगा, वैसे तो हमने फॉर्मुलेट कर लिया है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, और इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो वेरिएंस निकालने के दो फार्मूले हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स डायरेक्टली आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और दूसरा आपके लिए ये भी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। तो अभी मैं फिर आपके लिए ये आंसर करता हूँ ताकि आप ये कुछ क्वेश्चंस लूँ। तो ये आगे मेरे ख्याल में आपके लिए ये कुछ एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, सॉल्व है, इसके साथ एक फिर टास्क है और कुछ एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने फिर खुद से हल करनी है और मुझे बताना है अगर कोई प्रॉब्लम आपको हुआ। तो ये मैंने टास्क भी आपके सामने किया है कुछ, और ये आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है। तो मैं अभी आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ तो ताकि हम डिस्कशन कर सकें। ओके, मैं शेयरिंग स्टॉप करने लगा हूँ।